का 200,000 के वेरिएबल 2000 के जो गुड्स बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग WIP, ठीक है। तो जो निकलेगा वो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ सेल होगा। यहाँ पर पता नहीं आपने क्या क्या फॉर्मूला लिख दिया, प्राइम कॉस्ट, WIP एडजस्टमेंट, फिक्स ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपने, मैंने देखा उसमें लिखा था प्राइम कॉस्ट प्लस वही ये आपने फैक्ट्री ओवरहेड भी लिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिया था, और WIP से ये प्लस किया था, ये तीनों कॉस्ट ऑफ सेल तो मैंने नहीं लिया होगा। कॉस्ट ऑफ सेल किधर में ले सकते हैं हम? ओके, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ले सकते ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल जो होता है वो वेरी सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरह होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कि सेल्स माइनस GP करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टाइप का निकलता है। तो दोनों जो होता है ना वेरी मच सिमिलर होता है, तो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिएगा तो आपको प्राइम WIP और फिनिश WIP ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में क्या होता है फॉर्मूला से? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आप ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते हैं ना, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। ओके, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ सेल होता है वो क्या होता है कि सॉरी, जो मैं इसको एक्सेल पे लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दिख रही है। नहीं, मैं ला रहा स्क्रीन। तो पहले मैं, हम लोग क्लास के बाद उसको ये डिस्कस कर लेंगे। ये रोशन भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं? और तौहीद भाई, आपने सवाल किया था क्या? हाँ, तौहीद भाई ने तो पहले ही दिन किया था। जी मेराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपने पहले दिन कर दिया था। अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मतलब वो तो करना ही होता है। नहीं, कितना आदमी को लगता है कि नहीं करने का कोई खास जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा नहीं दिक्कत वाला। यार, अभी आप ऐसे प्लेटफॉर्म में, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म में आकर तो परफॉर्मेंस देनी होती है, क्यों जी। तो ये मेरे को लिखना पड़ रहा है ऐसे करके, पता नहीं ये सही होगा गलत होगा नहीं पता। आयर भाई, जी सर। आप मेहनत करवा ले रहे हमसे। क्यों? क्यों का जो जवाब है ना ताहिर भाई, मुश्किल है। ऐसा क्या हो गया? पहले मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी कर लिया, लेकिन आप 1 से लेके 2, 3, 5 का आंसर नहीं किया क्या आपने? 5 का आंसर किया होगा आपने यार, ये बड़ा। 5 का आंसर किया है सर। अरे वो आपने ऐसा लिखा हुआ ना, वो एक्सेल के फॉर्मूला में नहीं आता, वो लिखना पड़ता। ओके सर। कोई नहीं, 1 मिनट में आ जाएगा। अच्छा, बी, 5 का बी लिया है आपने, बी, और 6 का ए। ए, बी,
और एक आदमी का लूंगा। सो तो तोहिद भाई ने पहला का आंसर लिखा है जी डी, इज इट तोहिद भाई? जी महाराज भाई। पहला का आंसर आपने लिखा है डी। कौन सा वाला महाराज भाई? ये असाइनमेंट सेक्शन एफ का। हाँ जी 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 जरूर। दूसरा का लिखा है सी, तीसरा का लिखा है ए, हाँ चौथा का लिखा है डी, पांचवा का लिखा है बी, नरस भाई स्क्रीन शेयरिंग है, छठा का ई। हाँ भाई, नहीं आ रहे। तो आप शायद कुछ दूसरा पिन कर लिया होगा, पिन आप चेक करो। चलो भाई, तो मैं फिलहाल 3 आदमी का उठाया हूं और मेरे पास प्रणब भाई ने नहीं जमा किया है और आनंद भाई ने जमा किया है। नहीं कैसे जा रहा भैया, ये गया, ये मैं क्या। हाँ प्रणब भाई, आपने सवाल नहीं किया जी असाइनमेंट? किया है भाई। आप भेजे मेरे को? हाँ हाँ। मैं शायद आपका ये नहीं किया और वकार भाई ने नहीं किया। चलिए, आपका मेरे को याद नहीं, मतलब मैं देखा नहीं था, तो ओके। एक्सेप्ट मैं अभी आपसे सीधा पहुंचा। चले कोई नहीं, 10 सवाल थे तो कभी भी किए जा सकते, इट्स नॉट अ बिग डील। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि an accounting information AIS must include the certain source document in order to control the purchasing and account payable। तो यहाँ पे सिर्फ ये देखना था कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। कि AIS में बोला गया था कि व्हाटएवर द अकाउंटिंग सिस्टम आप मैनुअल यूज करते हो उसका वो सिस्टम यानी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, सेम रेप्लिका है। यानी अब आपसे वो बोल रहा है कि परचेजिंग एंड एपी का जो साइकिल है उसमें से कौन सा प्रॉपर है। तो बोल रहा है कि बेस्ट सेट बताना इसमें से सबसे प्रॉपर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे था पहला वाला जो था वो PR था, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, इन्वेंटरी रिपोर्ट फॉर गुड्स नीडेड एंड वेंडर इनवॉइस, ठीक है। तो इन्वेंटरी रिपोर्ट फॉर गुड नीडेड जो होता है वो हमेशा PR के पहले बनता है, क्योंकि आपको क्या क्या चाहिए उसके बेसिस पे आप PR बना के देंगे, फिर PR से कोटेशन लेके परचेज ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो यानी ये वाला उतना सुटेबल नहीं है। फिर बोलता है जी परचेज ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट ऑफ द गुड्स नीडेड। अगेन ये वाला भी जो है ये पहला काम था, तो ये भी चीज प्रॉपर नहीं है। दूसरा बोल रहा है परचेज ऑर्डर, रिसीविंग एंड वेंडर इनवॉइस। देखिए, अगर नीचे का ऑर्डर नीचे में अगर D नहीं होता तो C मोस्ट अप्रोप्रिएट होता, बट D में ज्यादा प्रॉपर है। परचेज रिक्विजिशन सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद आएगा जी परचेज ऑर्डर, देन रिसीविंग यानी GRN जिसको हम लोग बोलते हैं, और चौथा हो जाता है AP एंट्री जिसको हम वेंडर इनवॉइस बोलते हैं। तो दिस कैन बी अ बेस्ट सेट फॉर परचेजिंग एंड AP कंट्रोल। इसमें किसी को अगर डाउट है तो पूछ ले। ये ऑप्शन ए भी तो हो सकती थी, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने हाईलाइट कर दिया आपको। ये देखिए, ये जो है ना इन्वेंटरी रिपोर्ट फॉर गुड्स नीडेड, ये PR के पहले बनता है। और जिन लोग की यहाँ ऑर्डर जो है ना, जिनके यहाँ जो ऑर्डर MRN के बेसिस पे होता है, सॉरी इसके मटेरियल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो होता है, वो पहले क्या करते हैं, अपना इन्वेंटरी रिपोर्ट रन करते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं कि मेरे पास ये पार्टिकुलर सप्लायर का आइटम मेरे पास कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो जब इन्वेंटरी रिपोर्ट रन करके चेक करते हैं तो वो पहला काम हो जाता है, क्योंकि वो उसके बाद
वो फिर कट करते हैं, हाथ से लिखते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये आइटम चाहिए, मेरे को ये आइटम नहीं चाहिए। तो यानी वो, और उसके बाद यानी उसका जो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट बना वो क्या बना, परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन जब परचेज मैनेजर के पास मूव होता है तो फिर वो क्या करता है, मार्केट से कोटेशन लेता है, फिर एडवाइस, फिर चेक करता है कि किस वेंडर को ये ऑर्डर जाना चाहिए, उस वेंडर को वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। जब परचेज ऑर्डर चला गया तो दूसरा काम होता है मटेरियल रिसीविंग का काम होता है, गुड्स रिसीविंग होता है, जिसमें हम लोग GRN करते हैं। ठीक है, तो GRN वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है सेकेंड वाला पार्ट आ जाता है AP का। तो इन्वेंटरी चूंकि स्टोर में या किसी लोकेशन पर रिसीव होती है तो उन लोग अपना रिसीव एक्नॉलेज करके दे दिए। अब बाद में फिर AP की इनवॉइस अकाउंट्स के पास आती है, अकाउंट्स जो है वैलिडेट करते हैं, जो भी अपना तरीका उनका वैलिडेट करने का, दे कैन डू द वैलिडेशन। अभी कोई बंदा EPR में कर चुका हो जाने का, 3-वे मैच है क्या वो? अच्छा, 3-वे वाला तो आपका वही 3-वे है, 4-वे है, जो बोलना है 3-वे वेरिफिकेशन बोलते हैं एक्चुअल में। 3-वे वेरिफिकेशन मतलब PO, डिलीवरी नोट और इनवॉइस। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए ये टर्म जान लीजिए, कहीं कहीं पे आपका वो इंटरव्यू में पूछ लेगा। क्या 3-वे वेरिफिकेशन? 3-वे वेरिफिकेशन होता है कोई भी इनवॉइस का, पहला तरीका होता है PO, यानी आपने PO दिया कि नहीं दिया। दूसरा होता है डिलीवरी नोट या सर्विस रिपोर्ट, यानी कोई बंदा एक्नॉलेज करेगा, यस आई रिसीव्ड द सर्विस, यस आई रिसीव्ड द गुड्स। और उसके बाद थर्ड लेवल का वेरिफिकेशन कैसे होता है, AP के इनवॉइस से, टैक्स इनवॉइस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था, ये सिर्फ इसमें से बेस सेट बताना था बेस्ड ऑन द AP साइकिल। आइए दूसरा बोल रहा है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रॉन्ग। इसमें से रॉन्ग बताना था। तो रॉन्ग कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि AIS सपोर्ट्स डे टू डे ऑपरेशन, तो ये रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम का जब आपने डेफिनेशन पढ़ा तो क्या बोला कि AIS सिस्टम इज जस्ट रेप्लिका ऑफ द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में आप क्या करते हैं, डे टू डे क्या करते हैं, डे टू डे की सारी जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लाइन तो गलत नहीं हो सकता। फिर बोल रहा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द AIS इज मेड अवेलेबल फॉर ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट फॉर यूज इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस सिंस इट इज अ रेप्लिका ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। तो फाइनेंस इज आल्सो गिविंग द रिपोर्टिंग काम, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिकॉर्ड, और उसके बाद क्लासिफाइंग एंड लास्ट में रिपोर्टिंग भी आता है, उसका एक नेचर है। तो बोल रहा है इज बेस सुटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम व्हेन देयर इज अ ग्रेट सर्टेनिटी एंड इल डिफाइंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। देखिए ये नहीं कर पाता, रीजन ये है कि ये फुल अकाउंटिंग सिस्टम की तरह होता है, तो ये कोई मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम नहीं करता है। ये बोल रहा है कि अगर कोई ग्रेट अनसर्टेनिटी है एंड इल डिफाइनिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग जो सिस्टम है is a subsystem of MIS भी है and process the routine financial and transactional data relevant to the managerial and financial. तो AIS supports operations by collecting and sorting the data into the transaction, is concerned not only with the external parties but also with the internal needed for the management. So AI is best suited to solve the problem when reporting requirement are well defined. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ill well defined। ठीक है, यानी आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई चीजें नहीं है, फिर भी आप AIS से अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें प्रॉपर डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए। तो ये इसका क्या है जी, रॉन्ग आंसर है। तो आप में से C बहुत लोगों ने लिखा है, इसमें से आई बिलीव सबने C लिखा है। ठीक है, पहला वाला में रोशन भाई का वो हो गया, धोखा हो गया। बोला एन इन्वेंटरी and inventory in an inventory system on a database यानी DBMS के बारे में बात कर रहा। बोला one stored record contain
जिसमें पार्ट नंबर है। जिसने दूसरे दूसरे ईआरपी में काम किया है वहां पे इन्वेंट्री या का जो इंफॉर्मेशन होता है वो वहां पे इन्वेंट्री वर्ड नहीं यूज करके दे सम टाइम यूज द पार्ट। तो जिसने भी एपी कोर पे काम किया होगा, आई बिलीव वकार भाई ने एपी कोर पे काम किया है, तो एपी कोर वाले टर्म यूज करते हैं पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैं एपी कोर के डेवलपमेंट में था तो मेरे को पता है शुरू। तो बोलते हैं कि वो रिकॉर्ड है जिसमें पार्ट नंबर, पार्ट नेम्स, पार्ट नरेश भाई थोड़ा जूम कीजिए। जूम इन। थैंक यू। ठीक है, तो वकार भाई पार्ट नंबर ही बोलते हैं ना आपके एपी कोड में जी? जी मैं गुड बाय कर दिया तो अच्छा, आपने लिया नहीं, गुड बाय कर दिया? किया, उस पर 2 साल काम किया तो उनकी रिपोर्टिंग भी प्रॉपर नहीं थी और हाँ हाँ, थोड़ा सा एपी कोर का थोड़ा मसला तो था। ये मसला है उनका, वो एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं आ रही कुछ उनकी। देखिए मसला ये है कि डेवलपमेंट के लिए आपको पहले तो क्वालिफाइड बंदे आप लोग हायर नहीं करिएगा तो ऐसे ही आएगा रिपोर्ट रिजल्ट। नहीं, वो क्वालिफाइड बंदे थे सर, थे पार्टनर्स हैं इनके। हाँ, तो एपी कोर में इन्वेंटरी को पार्ट से डिफाइन किया जाता है। ये उसके अंदर का ये है। तो पार्ट नंबर, पार्ट नेम, पार्ट कलर, पार्ट। तो ये बोला कि ये इंडिविजुअल आइटम्स ऐसा जो है इसके हिसाब से बताना है कि उसको हम क्या बोल के डिफाइन करेंगे। तो देखिए डीबीएमएस में जब भी कोई डेटा स्टोर होता है तो वो सबसे पहले डेटा स्टोर होता है फील्ड के हिसाब से। यानी उसकी एक फील्ड है जिसका नाम है पार्ट नंबर, दूसरी फील्ड है जिसका नाम है पार्ट नेम, तीसरी फील्ड है जिसका नाम है पार्ट कलर, चौथी फील्ड है जिसका नाम है पार्ट वेट। तो ये इस तरह से ये जो आइटम्स जो होते हैं, ये आइटम का ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, ये फील्ड में कैप्चर किया जाता है। तो डीबीएमएस के लैंग्वेज में उसको हम फील्ड बोलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबका ए था, यहाँ किसी ने कुछ गलत नहीं किया, सबका ए था। उसके बाद चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आपने डेटाबेस का जिस वक्त कल डिफिनेशन पढ़ा था तो उस वक्त आपको 2 बेनिफिट्स के बारे में बात किया गया था। तो सबसे पहला वाला था कि डेटा जो है रिडंडेंसी को खत्म करता है और दूसरा डुप्लीकेशंस को वो एलिमिनेट करता है। क्या करता है? डुप्लीकेशंस को, यानी एक ही काम हर आदमी को नहीं करना पड़े, इसीलिए तो डेटाबेस बनाया गया। तो यहाँ पर बताना था विच इज द ग्रेटेस्ट। बाकी भी एडवांटेज होंगे लेकिन वी हैव टू गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू डेटा रिडंडेंसी, क्योंकि जिस वक्त डेटाबेस को आपने पढ़ा था उस वक्त 2 बातें थी, एक डेटा डुप्लीकेशन है, दूसरा डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो इसमें से 4 का आंसर ए है, 4 का आंसर ए है। तौहीद भाई का डी है आंसर। कुछ पूछा जाएगा तौहीद भाई से क्या है? तो इस बार डी का कुछ लॉजिक है क्या तो बताएं। नहीं, वहां पे जब आपने कल जिस डॉक्यूमेंट से हमने पढ़ा था उस डॉक्यूमेंट में 2 बातें पे ध्यान दिया हुआ था, एक तो डुप्लीकेशन था, दूसरी रिडंडेंसी थी। ठीक है, उसके बाद बोला है विच ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको याद होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या था? एक तरह का इंटरफेस था जो डेटाबेस और यूजर को कनेक्ट करता था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें से बताना है। तो ये बोल रहा है रिपोर्ट कस्टमाइजेशन। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कैपेबिलिटी टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द डेटाबेस। तो डीबीएमएस क्या करता था? वो एक सॉफ्टवेयर या इंटरफेस होता था जो डेटाबेस और यूजर को कनेक्ट करता था। तो यहाँ पे इसका 2 काम भी था, इसको क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, अपडेट करना, सारा काम था उसमें। ये सिर्फ फाइनेंशियल तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर डेटा एक्सेस, डेटाबेस और एक्सेस ऑथराइजेशन, ये भी आ सकता है ये, लेकिन सेकेंड प्रायोरिटीज वाला आंसर है। ये भी सेकेंड प्रायोरिटीज वाली आंसर है। जो सबसे करेक्ट है वो ये है कि
capability to create and modify. बोला है the database system is an integrated set of tools, ठीक है, superimposed on the data file that keeps maintain the integrity of underlying. It allows the programmer and designer to work independently on the physical and logical structure of database. With DBMS, the physical structure can be completely altered without having to the change of program. So the physical structure of data can be completely altered without having to change the any of the program using the data item. ये बस उसके बारे में है, बट मेन ये है कि ये आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. तो डेटाबेस आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. उसके बाद बोल रहा है कि हाउ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द MIS. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि MIS जो है वो बड़ा कंसेप्ट है और ये इसका सबसेट होता है. यानी MIS जो होता है, AIS जो होता है वो क्या होता है जी, इसका सबसेट होता है. सॉरी, MIS जो है वो बिगर है, AIS उसका छोटा पार्ट होता है. तो यानी AIS इज अ सबसेट, क्योंकि ये डिफिनेशन पे ही लिखा हुआ है कि AIS जो होता है वो क्या होता है, इज अ सबसेट. The information, an information system transfer raw into the knowledge useful for the decision making. The MIS provide the information to the management decision. So AIS is a subsystem of the MIS and process the financial and transactional data relevant to the managerial decision as well as the financial decision. तो क्या होता है कि फाइनेंस हेल्प्स करता है आपके इसको, क्या नाम है कि MIS के रिपोर्टिंग को. तो 6 का C किसी की नहीं है, 5 का B तो आदमी की है. उसके बाद बोल रहा है कि डेटाबेस इज, ठीक है, तो यहां के हिसाब से हम बता रहे हैं. तो डेटाबेस क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. ठीक है. Is the database system significantly reduce the redundancy stored data in a system. So data is the standardized form where the ideally stored one data into the integrated file and then used for many. तो वहाँ उसके क्या थे, जब database डिजाइन किया जाता तो वहाँ पे उसके क्या थे, 1 to 1 थे, 1 to many थी और दूसरा क्या थे, many to many थी. तो ये कौन सा पार्ट था, ये था अपडेशन वाला पार्ट. ये कौन सा पार्ट था, यूजर वाला पार्ट. बोला है वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटाबेस इज, एक ऑब्जेक्टिव जो है डेटाबेस सिस्टम क्या है कि ये वाली जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डेटाबेस के डेफिनेशन में ही था. ठीक है. वो क्या करता है, आपके डुप्लीकेशंस को रिड्यूस करता है और साथ में क्या करता है, इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी, यानी डेटा कंसिस्टेंट रहेगा यानी प्रॉपर रहेगा बाय रिड्यूसिंग एंड डेटा रिडंडेंसी. यानी जो डेटा काम के नहीं है उसको वो खत्म करके, हटा के, डिलीट करके आपकी डेटा को अपडेट रखेगा. तो उससे आपके डेटा की जो इफिशिएंसी है वो, यानी उसकी जो रिजल्ट्स है वो इम्प्रूव हो जाते हैं. उसके बाद बोल रहा है कि इनेबलिंग यूजर टू हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन द सेम डेटा. ठीक है. तो ये थोड़ा सा क्या था, enable using to have a different view of the same data is the function of. तो database जो चूंकि वो क्या होता है, एज ए इंटरफेस काम करता है between two things इन डेटा और डेटाबेस में. तो ये क्या करता है, ये प्रोग्राम ये होता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हर यूजर्स को डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करता है ताकि वहां से वो अपने लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो निकाल सके. जैसे आपने देखा होगा किसी ने भी SQL पे डिफरेंट व्यू बनते हैं, बट उसका जो बेस टेबल होता है वो सेम होता है. जो बेस होता है, जो बेस टेबल होता है जहाँ पे डेटा रो एंड कॉलम में होती है वो सेम होती है. उससे जो टेबल बनता है या उससे जो व्यू बनता है वो यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है. तो यहाँ पे बोला गया है कि इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द फिजिकल अरेंजमेंट. द एप्लीकेशंस प्रोग्रामर डिफाइन द यूजर्स व्यू of the data and write the program using the
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एसक्यूएल या और दूसरा भी कोई लैंग्वेज होता है, इंटरफेस विद द डीबीएमएस is not need to specify the location of data item, only the name of item is necessary। तो जब भी आप कभी किसी को देखिएगा कि जब वो आपके लिए टेबल या व्यू बनाता होता है तो वो ऊपर का नाम लिख के देता है, अच्छा यूनिट लोकेशन ला देगा, यूनिट प्राइस वो प्राइस खींच के ला देगा, यूनिट स्टूडेंट नेम वो स्टूडेंट नेम खींच के ला देगा। तो वो पूरा नहीं लाता है, बल्कि टेबल का जो हेडिंग्स होता है कॉलम की, वो हेडिंग से वो डेटा अपने आप पुल होता है। ये वही जैसे इन्वेंटरी में जिस तरह फील्ड के ऑप्शन आपने बताई थी वैसे ही सर्च करके लाता जी। उसके बाद आता है जी ये मेरे को भी नहीं पता था बट ये मैं बता दे रहा हूँ, DB2 Oracle SQL एंड एक्सेस जो होते हैं वो क्या है, वो एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दिस इज द एग्जांपल, यानी और DB2 Oracle SQL सर्वर एंड एक्सेस, MS एक्सेस एक्चुअली होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस होता है। जो एक्सेल में चूंकि क्या होता है, एक्सेल के थ्रू इंटीग्रिटी को थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, कहीं भी कैसे भी बंदा उसको छेड़छाड़ कर देता है, पर MS एक्सेस थोड़ा सा सिक्योर्ड होता है, इसीलिए उसको डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये थे हमारे 10 सवाल, किसी ने किया तो ठीक है, नहीं किया तो और भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक में अगर किसी के कोई सवाल रहे हो तो प्लीज पूछ लें। इस सेक्शन पे जो सवाल बनते हैं वो आपके साइकिल बेस्ड सवाल बनते हैं, DBMS के सवाल बनते हैं, और थोड़े बहुत जो सवाल बनते हैं आपके वो बनते हैं आपको ERP से सवाल बनते हैं। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा तो ही मजा आएगा, वरना फिर कोई मजा नहीं आना है। जी मैम, वैसे तो ये ड्राई टॉपिक है, थोड़ा लेंथी है, उसको थियरी में पढ़ना है बार बार। देखिए वो तो थ्योरी है, पढ़ना है। दूसरा ये है कि अगर आप क्वेश्चन करते हैं ना तो आप रियल एप्लीकेशन समझते हैं कि ये बातों में क्या कहना चाहता है, ठीक है। डेटाबेस का डेफिनेशन अगर आपने पढ़ लिया और डेटाबेस के 2-3 बेसिक सवाल थे, अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपको जाकर डेफिनेशन को एक बार और पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसका क्या मतलब है और हम उससे क्या मीन कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधा डेटाबेस का जब डेफिनेशन है तो क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा फाइल्स, इस पे भी एक सवाल था, ठीक है। कंबाइंड वन लोकेशन टू एलिमिनेट द रिडंडेंसी, ये इस पे भी एक सवाल था। डुप्लीकेशन को भी खत्म करेगा, इस पे भी एक सवाल था। ये यूज करेगा डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी एक सवाल था जिसके लिए हमने MS Excel DDM2 Oracle का नाम लिया, ठीक है। एनालिसिस बाय द मल्टीपल यूजर्स, इस पे भी एक सवाल था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ सिंपल अगर डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे तो आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको डिफरेंट काइंड ऑफ MCQs को नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे एक सवाल था कि वो कैसे काम करता है, एक इंटरफेस है जो इसको कनेक्ट करता है। फिर बकायदा इसके ऊपर भी एक सवाल था, मेंटेनेंस के ऊपर एक सवाल था। डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाता है उसके लिए हम क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर ERP, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट जो होता है वो सबसेट होता है डेटा वेयर हाउस का, तो ये हमने कर लिया था। ठीक है। एक होता है जी एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि MIS और एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सेम होगा, बट ये दोनों सेम नहीं है। तो ये जस्ट एज डिस्क्लेमर कि दोनों सेम नहीं है। तो ये क्या बोलता है कि एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम,
तो अब इंटरप्राइज वहां पे मैनेजमेंट MIS जो होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो वहां क्या होता है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। तो वो डेटा कहाँ से लेता है, तो वो डेटा लेता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से लेता है डेटा, जिसको हम लोग अभी के लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेता है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इट्स अ काइंड ऑफ TPS आल्सो, बिकॉज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वहां से हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। तो बोला है कि इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, बोला है रिपोर्ट्स करता है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू गोल, यानी आपने एक बजट बनाया होगा अपने इंटरप्राइजेस का, और वो इंटरप्राइजेस का जो गोल है उसके साथ वो कितना अलाइन है, इसके बारे में रिपोर्ट करता है। फिर बोलता है रिपोर्ट ऑन द अटेनमेंट ऑफ द KPIs। तो KPIs का मतलब क्या होता है जी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो आपने हर डिपार्टमेंट को, जैसे मान लीजिए फाइनेंस को आपने 4 KPI दिए हैं कि भाई पार्टी का पेमेंट टाइम पे होना चाहिए, मंथली क्लोजिंग टाइम पे होना चाहिए, बैंक रिकंसिलेशन टाइम पे होना चाहिए। तो वो आप चेक करेंगे इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू कि हाँ भाई इसको जो मैंने ये 4 KPI दिए थे तो ये क्या टाइमली इसको फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं। अब साथ में इन्होंने 3-4 टूल्स दिए हैं जिसके बेस पे आप इंटरप्राइज की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी उनको आप चेक कर सकते हैं। तो पहला होता है जी बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर में 4 प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। तो 4 प्रोस्पेक्टिव्स जो होते हैं वो पहले होते हैं जी कस्टमर प्रोस्पेक्टिव, दूसरे होते हैं जी क्या क्या होते हैं भाई, कस्टमर, फाइनेंशियल, इंटरनल प्रोसेस और इनोवेशन एंड लर्निंग। हाँ, बिजनेस प्रोसेस होता है, इनोवेशंस होते हैं, कस्टमर होते हैं और फाइनेंशियल होते हैं। बेसिकली 4 प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। चारों प्रोस्पेक्टिव्स पे आपको चेक करना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एंटिटी कैसे काम कर रही है। दूसरा और टूल होता है, उसका नाम होता है स्ट्रेटेजी मैप, और उसके अलावा और कोई मैनेजमेंट टूल होंगे जिसके थ्रू पे आप अपने इंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को आप मैनेज कर सकेंगे। फिर उसके बाद बोलता है क्रिएटिंग एंड री इन्वेस्टिंग फोरकास्ट एंड परफॉर्मेंस मॉडलिंग। आपको कोई नए प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, नए आपको नेक्स्ट ईयर में पैसे की कैसे कैसे जरूरत पड़ेगी, उसका शेड्यूल्स क्या होगा, ये सारी आपको बनाने में हेल्प करती है आपकी एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर बोलता है एक डैशबोर्ड जिससे आपको बना देता है। डैशबोर्ड बना देने से क्या होता है कि एक लेमैन आदमी भी आपके इंफॉर्मेशन को समझ सकता है कि हाँ भाई क्या चीजें अप हो रही है, क्या चीजें डाउन हो रही है, और किस किस इंटरवल पे कितना इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो दीज आर द थिंग्स कैन बी डन थ्रू द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, EPM। तो EPM और ERP और MIS ये सब अपने अपने आप में अलग अलग है। एक और चीज होता है, पता नहीं आपने सुना होगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। किसी ने सुना है क्या? सिस्टम पे आपने कभी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सुना है क्या? एक्सपर्ट सिस्टम सुना है क्या? ये सब सिस्टम डिसाइड किया, ये सब एक सिस्टम डिजाइन किया जाता है एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पे, जहां पे क्या होते हैं कि जो रूटीन टाइप के जो आपके डिसीजंस होते हैं उसके लिए एक एल्गोरिदम लिख दी जाती है। और जब भी आपकी वो क्वेरी वहां पे डालते हैं, जब भी आप अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, तो बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम वो आपको रिजल्ट देता है, हाँ वी शुड गो फॉर दिस और वी शुड नॉट गो फॉर दिस। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प करता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, यानी ये स्ट्रेटेजिक लेवल का है। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे कम इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं तो आपको एक्सपर्ट, अब चूंकि क्या होता है कि एक्सपर्ट सिस्टम में बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन को स्टोर किया जाता है, और वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन रन करके चेक किया जाता है कि एज इफ अगर ये सिचुएशन होगा तो व्हाट शुड आई डू, ये सिचुएशन होगा तो व्हाट शुड आई डू। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, ये सारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे जो होते हैं इट्स अ टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब बात आता है जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि आपके पैसे
आप शेयर होल्डर होते हो लेकिन कंपनी को चलाता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है और सारे स्टेक होल्डर्स का वैल्यू क्रिएशन हो सके। पहली रीजन होती है कि सारे स्टेक होल्डर्स का वैल्यू क्रिएशन हो सके। स्टेक होल्डर कौन होता है? इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, कस्टमर होते हैं, सारे स्टेक होल्डर का वैल्यू क्रिएशन हो सके, पहला। और दूसरा, कंपनी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करके चले, इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाया गया। ठीक है, तो बोलता है कि ऑल द मीन्स बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड कंट्रोल्स including the rules, regulation, process, custom, policies, procedure, institutions and law that affect the way the business is administrated। तो ये क्या है? ये जब होता है कि कंट्रोल, एक्चुअल में इसका जो होता है कि ये जब भी कोई बोला है कि ऑल द मीन्स, कोई भी तरीके से, चाहे रूल बना के, रेगुलेशन बना के, प्रोसेस बना के, कस्टम बना के, पॉलिसीज बना के, प्रोसीजर्स बना के, इंस्टीट्यूशन बना के, लॉ बना के, किसी भी तरीके से द बिजनेस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, इसलिए होने चाहिए ताकि स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन हो सके और कंपनी सारे लॉ को ये कर सके, फॉलो कर सके। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस spells out the rules and procedures to be followed in making decision for the corporations। तो कॉर्पोरेशंस के जो भी डिसीजंस होंगे उसमें जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया जाएगा, तो वो कौन इंश्योर करेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है कि हाँ जी भाई, जो भी कंपनी के डिसीजंस हो रहे हैं वो प्रॉपर रूल एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करके किए जाते हैं। ठीक है, अब बात आता है जी डेटा का गवर्नेंस। चूंकि ये था हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कॉर्पोरेट जो रन होता है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली आप फॉलो करते हैं, ये इसको इंश्योर करता है जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बात आता है जी डेटा गवर्नेंस। तो बोलता है कि डेटा गवर्नेंस जो होता है, ये जो होता है अगेन is a process that helps the organization better manage and control its data asset। आपके डेटा के एसेट को प्रॉपर कंट्रोल होता हो, प्रॉपर मैनेज होता हो, उसके लिए आप वहां पे डेटा गवर्नेंस लाते हैं। अगेन यहाँ पे बोलता है encompasses the practice, procedures, process, method, technologies, activity that deal with the overall management of the data assets and data flow within the organization। तो आपने एसओपी बना रखी होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस बना रखी होगी, आप कोई मेथड्स यूज करते होंगे या कोई टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे, जिससे आप इंश्योर करते होंगे कि ओवरऑल डेटा एसेट प्रॉपरली जो हो मैनेज्ड हो एंड उसकी फ्लो प्रॉपर हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इन अ सेंस डेटा गवर्नेंस इज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डेटा। यानी क्वालिटी कंट्रोल का मतलब वो कैसे यूज करेंगे, डेटा का अपडेशंस कैसा होगा, ये सारे उसके डेटा गवर्नेंस के पार्ट है। बोलता है कि व्हाट डज डेटा गवर्नेंस मैनेज। तो सबसे पहले वो क्या मैनेज करता है जी, कि डेटा की अवेलेबिलिटी, क्योंकि डेटा जिस वक्त यूजर्स को चाहिए, डेटा शुड बी अवेलेबल टू द यूजर्स। कोई भी डेटा मैनेजमेंट का ये की रिक्वायरमेंट है कि डेटा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और वो यूजेबल होना चाहिए। यानी आप जो फॉर्मेट आपकी सिस्टम सपोर्ट करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है, वो फॉर्मेट्स के साथ वो अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी। डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। इसका मतलब कि डेटा के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होने चाहिए। फिर डेटा की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड इंटीग्रेशन, यानी तीनों चीज, यानी अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड इंटीग्रेशन, ये सारी जो चीजें हैं डेटा गवर्नेंस इंश्योर करता है। ठीक है, तो CIA का मतलब होता है जी कॉन्फिडेंशियलिटी,
इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये हम लोग बेसिकली स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं CIA, ठीक है। तो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, इंटीग्रिटी डेटा की मेंटेन हो, बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं। इंटीग्रेशंस का मतलब ये होता है कि डेटा का फ्लो, यानी एक जगह से डेटा जब दूसरी जगह जाता है तो प्रॉपर कैसे जाता है वो डेटा इंटीग्रेशन में डिफाइन किया जाता है। फिर बोलता है कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। अब चूंकि डेटा को कहाँ हम प्रोसेस करेंगे, किसके थ्रू प्रोसेस करेंगे, डेटा इज प्रोसेस थ्रू द सिस्टम, तो सिस्टम भी अवेलेबल होने चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, यानी कि वो जब आप काम पे बैठे तो ऐसा नहीं कि वो सिस्टम नहीं काम कर रहा हो। फिर बोल रहा है जी कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, क्योंकि आपने डेटा गवर्नेंस लाया इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉयज का डेटा है, उसके डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल बैंक के इंफॉर्मेशन, आप उसको ये करेंगे, सिक्योर रखेंगे, तो ये क्या होता है, ये एक रेगुलेशंस भी डिफाइन करती है कि आप अपने एम्प्लॉयज के डेटा को सिक्योर रखेंगे। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए यू नीड द डेटा गवर्नेंस। फिर बोलता है कि डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। इसका मतलब यह है कि हर बंदा, जो बंदा जिस लेवल के डेटा के साथ डील करता है, उसको आप उससे रिलेटेड जो अकाउंटेबिलिटीज है उसकी आप उसको कन्वे करेंगे, ताकि आपकी डेटा का मेंटेनेंस बरकरार रहेगा, यानी डेटा मेंटेनेंस प्रॉपर रहेगा। फिर बोल रहा है कि इंटरनल या एक्सटर्नल डेटा के जो फ्लोज होंगे वो भी आपको डेटा गवर्नेंस हेल्प करता है डिसाइड करने में कि वो फ्लो कैसे कर जाएगा, कौन आदमी कौन कौन सा डाटा कम्युनिकेट कर सकता है, कौन कौन आदमी किसको क्या डेटा शेयर कर सकता है। मान लीजिए कि एक और मतलब डेटा एंट्री वाला बंदा है, उसको पूरे फाइनेंशियल्स का इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर सकते आप, तो ये भी डिसाइड आपकी डेटा गवर्नेंस करती है। नाउ बोलता है कि द व्हाट बेनिफिट ऑफ द IT गवर्नेंस। अभी तक आपका डेटा गवर्नेंस था, अब बात आ रहा है जी IT। तो IT बड़ा होता है, यानी IT इज द बिगर कॉन्सेप्ट देन द डेटा। बोल रहा है कि व्हाट बेनिफिट डू IT गवर्नेंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड्स। तो सबसे पहले जो IT गवर्नेंस है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, बोल रहा है दे आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी वो कौन बंदा क्या करेगा, वो बंदे से एसोसिएटेड रोल्स, उससे रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी है, सारी आइडेंटिफाई करते हैं। ये IT गवर्नेंस डेटा गवर्नेंस से बिगर कॉन्सेप्ट है। दे प्रोवाइड द बेंचमार्क फॉर असेसिंग द रिस्क एंड कंट्रोल्स। तो यानी वहां पे हम टॉलरेंस लेवल भी डिफाइन करते हैं और साथ में व्हाट आर द कंट्रोल्स वी आर टेकिंग सो दैट हमारा डेटा जो है या हमारा जो IT सिस्टम है वो जो है हैक नहीं हो, या फिर टाइम पे हम मतलब या और उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी रिड्यूस ना हो। फिर बोल रहा है फॉलोइंग अ फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ हायर लाइक्लीहुड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इफेक्टिव गवर्नेंस एंड कंट्रोल्स। तो वहां पे क्या होता है, एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप इफेक्टिव गवर्नेंस कर सके और कंट्रोल कर सके। कंट्रोल का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज के होने से पहले आप जो उसके आगे पीछे जो अपना सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, भाई ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल। फिर बोल रहा है द ब्रेक डाउन ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज इनटू द ग्रुप्स। तो आपने मतलब पहला ऑब्जेक्टिव्स रखा है कि पूरा सिस्टम सिक्योर करना है, फिर आप उसको क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को स्प्लिट करेंगे कि हाँ सिस्टम कैसे सिक्योर रहेगा, तो उसके लिए मेरे को नेटवर्क सिक्योर रखना है, फिर क्या रखना है, कंप्यूटर के पोर्ट सिक्योर रखना है। तो ये सारी चीजें भी आपको IT गवर्नेंस में when you are writing the IT governance, when you are implementing, you have to make sure. फिर बोला रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्योंकि आज हर कंट्री का एक अपना IT लॉज होता है, आप उसको भी कंप्लाई करेंगे। तो बोल रहा है कि अगर आपके पास प्रॉपर IT गवर्नेंस है, देन ओनली यू कैन इजीली अचीव द compliance of regulatory you can easily achieve the regulatory compliance associated with the IT governance or effective governance. तो IT गवर्नेंस अगर प्रॉपर है तो आप जो IT रिलेटेड गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी प्रॉपर फुलफिल हो जाएगी। अब बात आता है जी कि कोसो के 5 कोसो जो होता है वो क्या होता है कि आपके यहाँ इंटरनल कंट्रोल्स कैसे कैसे काम करने चाहिए, ये इसको कोसो हेल्प करता है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क्स है जिसमें 5 बातों का बताया गया और साथ में बताया गया कि कौन सी चीजें करने से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकती है। तो सबसे पहले उसने बोला जी कंट्रोल इन्वायरमेंट,
तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसने बोलता है कि कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं, टॉप लेवल के बंदे जो काम कर रहे हैं, वो बंदे अच्छे होने चाहिए, वो बंदे काम करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, बोला जाता है सेटिंग ट्यून्स ऑन द टॉप, यानी जो अच्छे जो ऊपर में बंदे बैठे हैं उनकी ट्यून्स प्रॉपर होनी चाहिए, उनके काम करने के स्टाइल्स अच्छे होने चाहिए। फिर रिस्क असेसमेंट, तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली स्प्लिट किया गया है 3 हिस्से में। सबसे पहला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले पता करना कि कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है, कहाँ कहाँ पे वनरेबल्स है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा थ्रेट्स है, ये आपको पता करना होता है। तो ये सबसे पहला काम होता है। दूसरा होता है जो रिस्क को आपने क्या करना है जी, रिस्क को एक वेटेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, रिस्क को आप क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड देयर इम्पैक्ट, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। रिस्क इम्पैक्ट एनालिसिस यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी और उससे होने वाला लॉस दोनों को आप लिख के चेक करेंगे कि ये वाली रिस्क है, इससे कितने की लॉस होते हैं, ये कितने टाइम में ऐसे वाले इवेंट्स ऑकर होते हैं। तो पहला काम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने इम्पैक्ट एनालिसिस करी। तीसरा काम हो जाए रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए 4-5 टेक्निक्स है, उसको हम 3⁵ भी बोलते हैं। यानी आपको टॉलरेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्न बैक कर सकते हैं, ये सारा उसका तरीका है। जिसमें सबसे कॉमन क्या होता है कि आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। दूसरा, अगर कोई हैवी चीज, कुछ रिस्क को आप टॉलरेट करते हुए चलते हैं, क्योंकि अगर उसके इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है तो आप उसमें अपना एफर्ट और रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे। तो ये 3 काम जो होता है वो रिस्क असेसमेंट के अंदर आता है। अब रहा बात जी कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज बेसिकली आपके काम को डिसाइड करते हैं कि आप जब अपने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज करते हैं, वहां पे 3-4 तरह की पहले प्रिवेंटिव्स कंट्रोल्स होते हैं, फिर करेक्टिव्स होते हैं, फिर डिटेक्टिव्स होते हैं। इस तरह के 4 कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, तो वो कंट्रोल एक्टिविटीज में पहला जो काम होता है वो होता है हमारा वो होता है कि आपने सेग्रीगेशन ऑफ वर्क प्रॉपर किया है कि नहीं, जिसमें बेसिकली हमको 3-4 चीजें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जब हम कंट्रोल एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर हम 4 चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। पहली चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका, इसका और इसका, यानी CAAR। तो C का मतलब कस्टोडियन, ए मतलब जो उसका अकाउंट्स करता हो, ए मतलब जो ऑथोराइज करता हो, और आर का मतलब जो इसको रिकंसाइल या रिव्यू करता हो। तो ये अगर प्रॉपर, अगर आपने अगर एक कंपनी में लगा रखा है जिसको बैलेंस, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं अपने लोग के लैंग्वेज में, चेक एंड बैलेंस अगर आपने कंपनी में लगा रखे हैं तो आपकी एक्टिविटीज जो होगी बेसिक लेवल पे ही प्रिवेंट हो जाएगी। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। फिर आता है जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेसिकली ये फोकस करता है और ये जो एम्फसाइज करता है, बोलता है कि इंफॉर्मेशन ही कंपनी के सक्सेस और फेलियर डिसाइड करता है। तो इंफॉर्मेशन जो होने चाहिए टाइमली होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, उसके कुछ अपने उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंफॉर्मेशन क्या होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। दूसरा, इंफॉर्मेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट्स में होने चाहिए। और इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंफॉर्मेशन कौन से टारगेट ऑडियंस को जाना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन डिसाइड करती है कि वो इंफॉर्मेशन इंटरनल कैसे मूव करेगा, एक्सटर्नल कैसे मूव करेगा, उसके ऑडियंस को कैसे मिलेगा। और लास्ट में मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग ये ओवरऑल चीजें प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उस चीज को चेक करना, ऑब्जर्व करना, और उसके अंदर जो उसको ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करना कहाँ कहाँ पे हमारे इंप्रूवमेंट की जगह है, वहां पे जाके उसको इंप्रूव करना। दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग। तो ये यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन व्हेन यू गो टू द सेक्शन ई में ये बकायदा एक चैप्टर में पूरा का पूरा हर एक्टिविटीज के लिए एक एक पेज पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जी कॉबिट के बारे में। तो कॉबिट के बारे में आजकल एग्जाम में आता है, तो देख ले। कॉबिट में बोल रहा है कि
सबसे पहले कॉबिट का मतलब क्या होता है? तो कॉबिट का मतलब होता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। इसको लाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है, लाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ कंपनी, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईकासा। तो आईकासा ने बोला कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट को फिट होने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऐसी फ्रेमवर्क लेके आता हूं जो हर बिजनेस, हर नेचर ऑफ बिजनेस को वो फिट हो जाए। तो उसका नाम रखा गया जी कॉबिट। कॉबिट का नाम है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नरेश भाई कोविड है कोविड है? ये कोविड अलग है भाई। अरे इसके कुछ प्रोसेस प्रिंसिपल्स पीपल नहीं इसमें। इसके सबसे पहले ये 5 स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ये जो है, तो सबसे पहले इसके कोविड के अंदर में घुसने से पहले कोविड करता क्या है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर ये कुछ चीजें हैं, इसको बोला गया है गोल्स, कोविड के गोल्स। तो ये कोविड के गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये आपको हेल्प क्या करता है, मतलब क्यों जरूरी है, क्या क्या हेल्प कर सकता है, वो आप देखें सबसे पहले। तो बोलता है द पर्पस, ये जो कोविड जो है वो क्या इंश्योर करता है, द पर्पस ऑफ गवर्नेंस इज टू इंश्योर दैट स्टेक होल्डर नीड्स आर कंसीडर्ड। यानी स्टेक होल्डर्स के जितने भी नीड्स हैं उसको आपने क्या कर लिया हो, कंसीडर कर लिया हो। जब भी कोई आप आईटी गवर्नेंस बना रहे हैं अपने यहाँ, आईटी मैनेजमेंट एंड आईटी गवर्नेंस जब आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो वो फ्रेमवर्क बनाते वक्त यू हैव टू इंश्योर कि जो स्टेक होल्डर्स की नीड्स है वो क्या होनी चाहिए, उसमें आपने कंसीडर किया है। ठीक है, और साथ में लिखा गया है कि कंडीशंस एंड ऑप्शंस आर इवैल्यूएटेड। यानी कि जब आप आईटी एंड मैनेजमेंट गवर्नेंस जब आप इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो आपके पास इंप्लीमेंट से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको भी आपने क्या किया हो, इवैल्यूएट किया हो, यानी प्रॉपर स्टडी करी हो। क्यों? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बैलेंस्ड अग्रीड ऑन इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। यानी कि इंटरप्राइज की जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ ये अलाइंड है या नहीं है, दैट ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर। फिर बोलता है जी प्रायोरिटाइजेशंस एंड डिसीजन मेकिंग्स आर यूज्ड टू सेट डायरेक्शंस। Prioritizations and decision makings are used to set directions। यानी आपने जो आईटी मैनेजमेंट एंड आईटी गवर्नेंस बनाई, लिखी, उस समय आपने क्या, आपने प्रायोरिटाइजेशंस भी यूज किया होगा कि कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम नेक्स्ट स्टेज में करने हैं। एंड डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स भी हो सकते हैं, जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, इसको भी आपने यूज किया होगा। ठीक है, दूसरा बोलता है जी परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस। परफॉर्मेंस बेसिकली इशू करता है कॉर्पोरेट की ऑब्जेक्टिव्स को, एंड कंप्लायंस का मीन होता है कि व्हाट आर द लॉज, लॉ ऑफ लैंड एप्लीकेबल्स है, ये दोनों को उसने क्या किया हो, उसमें जिस वक्त व्हेन दे हैव डिसाइडेड द आईटी मैनेजमेंट एंड आईटी गवर्नेंस, उसमें उसने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को भी उसमें कंसीडर किया होगा, और साथ में उससे रिलेटेड उस जिस कंपनी के लिए बना रहा है उस पे जो जो लॉ एप्लीकेबल्स हैं उसको भी उसने उसमें कंसीडर किया होगा, ताकि उसके भी कंप्लायंस प्रॉपर हो सके। यानी परफॉर्मेंस मतलब कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स, पैसा कमाने वाली ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा जो उसके ऊपर एप्लीकेबल लॉ है उसकी कंप्लायंस भी होनी चाहिए, दैट शुड बी आल्सो गवर्न्ड होनी चाहिए। आर मॉनिटर्ड इन टर्म ऑफ द एग्रीड ऑन डायरेक्शन एंड एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। तो जो आपकी जो चीजें होनी चाहिए व्हेन यू आर डिसाइडिंग द आईटी मैनेजमेंट एंड आईटी गवर्नेंस, जब आप कोविड के इंप्लीमेंटेशंस में जाते हैं, देन यू हैव टू मेक these
थ्री थिंग्स योर इम्प्लीमेंटेशन शुड इंश्योर कि आपने स्टेक होल्डर के नीड्स को कंसीडर किया हो, दूसरा आपने प्रायोरिटाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग को यूज किया हो, तीसरा कंपनी के जो परफॉर्मेंस या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है ये भी यहाँ पर प्रॉपर मॉनिटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको भी आपको इंश्योर करना है। तो ये तो पर्पस था, ठीक है। लेकिन असल जो एग्जाम है, असल जो चीज है वो है जी कि गोल्स। ठीक है, स्टेक होल्डर ड्राइवर्स एंड नीड। स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स होती है ना, वहां पे वो क्या हो जानी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा इंटरप्राइज के गोल्स, तीसरा अलाइनमेंट गोल्स, इसके साथ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के साथ। तो गवर्नेंस का मतलब वही कंप्लायंस ऑफ लॉ और मैनेजमेंट का मतलब मनी मेकिंग होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये इसके कैस्केडिंग गोल्स हैं। ये थोड़ा सा और डिटेल में करने के लिए यू हैव टू गूगल इट। उसके बाद बोला जी आप जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, आप जब कोई भी गवर्नेंस बनाते हैं, सिस्टम जो कॉबिट को फॉलो करके बनाया गया है, तो उसके अंदर कुछ ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज है, प्रोसेस क्या लगाया, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बाद प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड कंपनीज की पॉलिसीज, हाउ द फ्रेमवर्क विल वर्क, इंफॉर्मेशंस, कंपनी के अंदर के कल्चर, एथिक्स एंड बिहेवियर्स, ये भी आपको चेक करने पड़ेंगे। तो यानी दीज थिंग्स, दीज आर द कंपोनेंट। यानी ये आप जब भी आप कोई अपनी गवर्नेंस सिस्टम लिखेंगे अंडर कॉबिट पे, तो आप इंश्योर करेंगे कि आपने प्रोसेस को कवर किया है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कवर किया है, आपके राइटअप में प्रिंसिपल भी आनी चाहिए, प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क भी कवर होने चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ क्या डील होगा ये भी कवर होने चाहिए, कल्चर, एथिक्स एंड बिहेवियर्स भी होने चाहिए, पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज भी उसके अंदर कवर होनी चाहिए, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस, ये सारे के सारे आपके कवर होने चाहिए। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ऑबिट। अनीस भाई है क्या? नहीं है? तो ये सारे के सारे आपके कवर होने चाहिए। दीज आर द कंपोनेंट्स। उसके बाद जी डेटा के साइकिल की, यानी डेटा कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, इसके ऊपर आपको बकायदा एक सवाल है। तो डेटा शुरू होता है कैप्चर से, फिर मेंटेनेंस करते हैं यानी चेक करते हैं कि क्या है, डेटा सिंथेसिस, अगेन दिस इज अ लाइक ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, फिर डेटा की यूज करते हैं, फिर डेटा की एनालिटिक्स बनाते हैं, फिर पब्लिक को इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो आप पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर उसको डेटा को आर्काइव करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। हर कंट्री का अपना अपना लॉ होता है, 5 ईयर्स 7 ईयर्स के लिए आपको डेटा को रखना पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा आर्काइवल्स। एंड लास्ट में डेटा पर्जिंग, जिसमें आप डेटा को डिस्पोज करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तो ये डेटा की एक लाइफ साइकिल है। ये थोड़ी सी थ्योरी है बट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब सीधा बात ये होता है कि जो रिकॉर्ड की मैनेजमेंट पॉलिसी जब आप डिसाइड कर रहे हैं तो कौन कौन सा फैक्टर्स दैट यू नीड टू सी, दैट इज द फेडरल, स्टेट और लोकल रिक्वायरमेंट। कितना कितना दिन का रिक्वायरमेंट है, कितना कितना दिन आपको डॉक्यूमेंट को रखना है। तो मान लीजिए कि अगर यूएई के वैट के बारे में बात करें तो 7 ईयर्स, इंडिया में बात करें तो 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। हर लॉ के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है डिसाइड किया हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि सार्बन-ऑक्सली एक्ट में कोई डेटा के रिटेंशन की पॉलिसीज है, उसके रिटेंशन के हिसाब से आपको डेटा को रिटेन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन इंफॉर्मेशंस, यानी स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस इंफॉर्मेशन, यानी स्टैच्यूज का मतलब यहाँ पे कानून है। फिर डेटा जो होने चाहिए एसेसिबल होने चाहिए, और जो रिकॉर्ड आपने रखा है उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी एनेक्सर की तरह होना चाहिए कि आपके पास जब भी डॉक्यूमेंट्स हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट हर बार नहीं जाके देखना पड़े, पर एनेक्सर से वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने चाहिए। तो जब भी आप रिकॉर्ड पॉलिसी बनाएंगे तो यू हैव टू इंश्योर दिस थिंग्स।
फिर बोल रहा है जी साइबर अटैक्स क्या होता है। तो साइबर अटैक्स जो होता है वो क्या होता है, एंड व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर अटैक्स आर यूजुअली मेड टू एक्सेस, चेंज एंड डिस्ट्रॉय द डेटा, यानी आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए, चेंज करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इट्स इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, आपके बिजनेस ऑपरेशन को क्या करता है जी, इंटरप्ट कर देता है। ठीक है, उसके लिए अभी रैंसमवेयर ये सारी चीजें यूज की जाती है। अभी वो रैंसमवेयर एक्सटॉर्शन के लिए यूज किया जाता है, आपका डेटा वो चोरी कर लेते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं, दैट इज लाइक एक्सटॉर्शन। फिर साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये एक मेथड्स होता है दैट टू प्रोटेक्ट योर क्या, नेटवर्क, डिवाइस एंड डेटा, यानी तीनों चीज को आपको प्रोटेक्ट रखना है, नेटवर्क को भी, डिवाइस को भी और डेटा को भी, तीनों लेवल पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज द साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे कि व्हाट आर द सम स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी अटैक, यानी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के यहाँ पे कुछ नाम्स हैं। ठीक है, नाम क्या है, सबसे पहला होता है जी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, दूसरा होता है डेनियल ऑफ सर्विस, बफर ओवरफ्लो अटैक्स, पासवर्ड अटैक्स, फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर, पेपर क्लिक एब्यूज। तो ये सारे जो हैं ये नाम के बारे में मजीद, ये सिर्फ नाम आपको जानना जरूरी है कि आपके बारे में कि आपके साइबर अटैक्स में कैसे कैसे टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। तो फिशिंग हो सकती है, मालवेयर हो सकते हैं, रैंसमवेयर हो सकते हैं, पेपर यूज होता है, बफर आउटफ्लो हो सकता है, डेनियल ऑफ सर्विस होता है, कॉपीराइट्स होते हैं। तो ये सारे टाइप्स के जो होते हैं दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। ये जो आपके यहाँ अटैक्स होते हैं ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर बोल रहा है कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफेंस यू कैन यूज। तो पहला आप यूज कर सकते हैं जी इंक्रिप्शन, डेटा को आप इनक्रिप्ट कर ले बाइनरी कोड में 0101। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जहां पे ये जाएगा वो बंदा डेस्टिनेशन पे इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो क्या होता है, ये इससे आपके डेटा चोरी होने के बावजूद भी आपके डेटा लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बोल रहा है, फिर होता है एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स का मतलब ये होता है कि आप अपने सिस्टम को किसी पेड हैकर से एक बार अटैक करके चेक कराएं कि आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है कि नहीं। दिस वे यू कैन चेक योर डेटा सिक्योरिटी। लास्ट में होता है जी एडवांस फायरवॉल, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिसको आप इंस्टॉल करके बहुत सारे आप जैसे वायरस अटैक्स, ट्रोजन, ये सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो दीज आर द डिफेंस अगेंस्ट द साइबर अटैक्स। फिर बात आता है कि आपके कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल 2 लेवल्स पे होते हैं, एक होते हैं जी लॉजिकल लेवल, दूसरे होते हैं जी फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल का मतलब क्या होता है जी, आप पासवर्ड डालते हैं आपको एक्सेस मिल जाता है। फिजिकल का मतलब होता है कि चाबी खोल के गेट ये करके यू गो इनसाइड, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एक्सेस। लॉजिकल जी भाई, एक बार डेटा लाइफ साइकिल पे डेटा लाइफ साइकिल पे आ गया में तो थोड़ा ये सेम वर्ड है, थोड़ा डेफिनेशन। देखिए डेटा कैप्चर तो पता है कि डेटा को रिकॉर्ड कर लेना। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें शॉर्टिंग भी आता है, डेटा की शॉर्टिंग भी मेंटेनेंस का पार्ट है। यानी आपके पास बहुत सारे डेटा होंगे, उस डेटा में आप जब किसी डेटा को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा मेंटेनेंस, डेटा शॉर्टिंग, वो उसमें आता है जी। फिर सिंथेसिस और एनालिसिस। तो मैं ये अगर ऐसे में पूछ लिया तो क्या लिखना है? इससे में पूछेगा तो डेटा कैप्चर में डेटा को रिकॉर्ड करने का होगा, और क्या होगा। ऐसे में नहीं पूछने का, वो अगर पूछेगा एमसीक्यू के अंदर पूछेगा और इन 4 में से 3 ऑप्शन देगा, एक देगा उसके अंदर के डाटा मॉनिटरिंग इसका हिस्सा है या नहीं है। डाटा लाइफ साइकिल का एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट सवाल पूछता है, वो इतने थ्योरी के नहीं सवाल पूछता। ठीक है, और डेटा सिंथेसिस क्या होता है, बेसिकली आप डेटा से जो एनालिसिस बनाते हैं ना। सिंथेसिस जी बोलिए मैं लिख ले रहा हूँ। इस 1 मिनट में आज एक
इस पूरी थ्योरी के अंदर सिर्फ डाटा मॉनिटरिंग नहीं आता डाटा लाइफ साइकिल में। अब आप करो, मैं समझा नहीं कमल। बाद में बताऊंगा आपको। देखिए अब मैं बता रहा इसमें कि जो डेटा सिंथेसाइजिंग जो है वो क्या होता है कि आप डेटा सिंथेसाइजिंग इज अ प्रोसेस टुगेदर to bringing together the data from a set that included the studies with the aim of drawing the conclusions। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरह का प्लानिंग कंपैरिजंस में जो डेटा को आप यूज करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा सिंथेसिस। प्लानिंग कंपैरिजंस यानी दो डिफरेंट सोर्सेस से आपने डेटा लिया और डेटा के बेस को आपने कंपैरिजंस किया। ठीक है, तो डेटा की प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग में यूज होने वाला डेटा और कंपैरिजन करने वाला जो प्रोसेस है वो हमारा डेटा सिंथेसिस कहलाता है। फिर डेटा का जो यूजेस है, तो डेटा का यूजेस होता है जी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। आप उससे क्या करते हैं, आप उससे स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हैं, आप उससे टैक्टिकल डिसीजन ले सकते हैं, आप उससे ऑपरेशन डिसीजन ले सकते हैं। एनालिटिक्स जो होते हैं वो क्या होता है कि आपने उससे डैशबोर्ड बना लिया, उससे आप अपने स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हाँ जी भाई हमारी कंपनी का ये परफॉर्मेंस है, हमारी कंपनी इस तरह से काम करती है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। फिर डेटा का पब्लिकेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक डोमेन में जब आप डेटा को डाल देते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा पब्लिकेशन। फिर डेटा आर्काइवल्स जो होता है, डेटा को आपने रख दिया कहीं पे, स्टोर कर दिया, आर्काइव कर दिया, तो डेटा आर्काइवल हो गया। उसके बाद सर्टेन पीरियड के पास डिपेंड अपॉन द कंपनी पॉलिसीज और द कंट्री रिक्वायरमेंट आप डेटा को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा पर्चिंग। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा एक कागज से लिखने से लेके कागज की रद्दी को बर्बाद करने का प्रोसेस है। उसके बाद जी फिजिकल लॉजिकल एक्सेस में क्या होता है कि कंट्रोल देता है हु कैन एक्सेस विच कंप्यूटर इक्विपमेंट्स एंड हु कैन एक्सेस, मतलब हर बंदे को आप क्या देते हो जी, एक्सेस देते हो उसके प्रोफाइल के हिसाब से। कि मान लो कि अगर डेटा एंट्री का बंदा आता है आप उसको रिपोर्ट की एक्सेस नहीं देते हो, तो ये एक तरह की जो चीजें हैं दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एक्सेस। अकाउंट्स वाले बंदे को प्रोक्योरमेंट का एक्सेस नहीं देते हो, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एक्सेस। या इन्वेंट्री वाले बंदे को सैलरी का एक्सेस नहीं देते हो, दैट इज अ कॉल ऑफ लॉजिकल एक्सेस। तो यहाँ पे यही होता है कि हु कैन यूज द कंप्यूटर इक्विपमेंट, कैसे यूज करेगा, कौन सा डेटा यूज करेगा। तो लॉजिकल कंट्रोल्स आइडेंटिफाई द ऑथराइज यूजर्स, उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, लॉगिन पासवर्ड दिए जाते हैं। इसमें लिया हुआ है वो 3 तरीका होता है जानने का। पहला तो होता है कि आपके पास पासवर्ड होगा, दूसरा या तो फिंगरप्रिंट से होगा, तीसरा या तो सिक्योरिटी कार्ड से होगा। इसके थ्रू आप लॉजिकल एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी फिजिकल एक्सेस के लिए। तो फिजिकल में आपके पास वॉल्स फेंस होते हैं, लॉक गेट्स होते हैं, बैंड गार्ड होते, मैंड गार्ड होते हैं, मेंटर्ड मॉनिटर सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, गार्ड डॉग होते हैं, अलार्म सिस्टम होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, फायर सप्रेशन सिस्टम्स होते हैं। ये सारे आपके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के पॉइंट्स हैं। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में वही है कि आप ताला चाबी मिल जाएगा, आप अंदर चले जाइएगा, दैट इज अ वे ऑफ फिजिकल एक्सेस। तो ये सारा वॉल एंड फेंस से आप अपने एक्सेस को कंट्रोल रखते हो ताकि कोई बाहर का बंदा उसमें नहीं चला जाए। आप गेट पे लॉक्स लगा के रखते हो ताकि अनऑथराइज बंदा उसके अंदर नहीं चला जाए। आप मैन गार्ड रखते हो, मैन गार्ड रखते हो ताकि वो बंदा इंश्योर करे कि यहाँ पे जो बंदा अनऑथराइज है वो बंदा अंदर नहीं जाए। तो दिस जस्ट अ वे टू इंश्योर कि आपके यहाँ कोई भी अनऑथराइज बंदा फिजिकली एंटर नहीं करे। ठीक है जी। अब बात आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस। ये थोड़ा सा अच्छा सा जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके 2 जगह पे आते हैं, कॉस्टिंग में भी ये सवाल आ जाते हैं और ये सवाल यहाँ पे भी आते हैं। तो सबसे पहले बोला जी बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस के स्टेप्स क्या है। तो उसमें बोला गया कि डिटरमाइन द प्रोसेस टू बी एनालाइज, किस प्रोसेस को आपको समझना है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है,
collect information about the process that will need to be analyzed. जिस प्रोसेस को करना है उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे. मैप द प्रोसेस का मतलब होता है कि आप ड्रॉ कर लें, सारी चीजों को देख लें, समझ लें कि कैसे कैसे काम होती है, यानी प्रोसेस को स्प्लिट कर दे एक्टिविटीज में, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे कैसे काम होती है. फिर आप उसको एनालाइज करें और साथ में चेक करें वेयर इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस. ठीक है, तो आज हम लोग 39 पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये फिर आगे का जो प्रोसेस है वो फिर नेक्स्ट चैप्टर से है. ये भी है, ये मतलब कंफ्यूज ना हो जाए. क्या चीज के लिए? ये री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग सेम है क्या मेरा भाई? नहीं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में पूरे डिजाइन को आप चेक करते हैं ना, प्रोडक्शन, R&D, सेल्स, तो उसमें पूरे डिजाइन आप चेक करते हैं ना. यहाँ सिर्फ एक प्रोसेस है आप, और री इंजीनियरिंग में आप दोबारा उसको चेक करके कौन कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडेड है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है, आप उसको हटाते हैं. यहाँ पे वो वाला बात नहीं कर रहा. बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस. ठीक है, कुछ सब मैंने नहीं सुना. देखिए, देखना भी पड़ेगा और कुछ सवाल करने भी पड़ेंगे. ठीक है, तो आज मैं फिर कोई 10-15 सवाल दूंगा, अगर करने का दिल हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात